प्रार्थना करें अपने चिर परिचित मंत्र से कि आज इस प्रथम दिवस पर इस उद्घाटन के अवसर पर हम सभी यही प्रार्थना करें कि इस विद्या के मार्ग में जो भी कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, अर्थात दुरित है, वे सब दूर हो और सभी प्रकार के भद्र से परिपूरित हमारी ये योजना, हमारा ये गुरुकुल हो, जिससे हम भविष्य की जिन आशाओं की वक्ताओं ने अभिलाषा की है वो सारी आशाएं पूर्ण हो सके। विश्वानिदेव मंत्र का उच्चारण। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुरा यद्भद्रं तन्नःआसुरा। आर्या गुरुकुल महाविद्यालय के एक विभाग के रूप में आज कन्या गुरुकुल के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर इस सारे समायोजन के केंद्रीभूत होकर के जो इस सबका संरक्षण, संदर्शन और मार्गदर्शन करने के लिए समुद्यत हैं, ऐसे तपः मूर्ति आचार्य सुशीला जी, इनके साथ अपना सर्वात्म सहयोग करने के लिए तत्पर आचार्य इंदिरा जी, आचार्य चंद्रकांता जी, आचार्य सुमन जी, आचार्य मोनिका जी, और यहाँ उपस्थित नहीं है ऐसी भी आचार्य गीता जी आदि जो पूरी बढ़ रही है। यह सरल कार्य तो नहीं है, इसलिए ये सभी आचार्य और यह महिला वर्ग अभिनंदनीय है, स्तुत्य है और सराहनीय है। हम सभी इनको बार बार नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय निर्मात्री सभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में वानप्रस्थ आयोग को देख रहे आचार्य पंडित लोकनाथ आर्य जी, राष्ट्रीय निर्मात्री सभा के वर्तमान अध्यक्ष और अपना सर्वस्व लगा करके इस आर्य निर्माण की इस कारवां को आगे बढ़ाने में तत्पर आचार्य जितेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आर्य राजेंद्र जी, इस आर्य निर्माण के मूल में प्रारंभ से पंडित लोकनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले हैं, ऐसे हमारे बीच में उपस्थित आर्य राजपत राय चौधरी जी, श्रीमान राधेश्याम जी और अन्य सभी आर्यगण, आर्या और इस गुरुकुल में प्रवेश पा चुकी नन्ही मुन्नी बालिकाएं, इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि आज अभिनंदनीय है इस आचार्य वर्ग के साथ साथ वे माता पिता जिन्होंने अपनी बालिकाओं को प्रतिस्पर्धा में आगे रख करके और उनको गुरुकुल की इस प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण करवा करके और गुरुकुल में भर्ती करवाया है। आज उनके भी अभिनंदन का यह दिवस है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति इस संपूर्ण विश्व में चल रही है और बाहरी हवाओं का, परिस्थितियों का जो प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में हमारे देश में चल रहा है, उसमें यह काम सरल नहीं है।
सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितना सुरक्षित, जितना शिक्षित और जितना संस्कारित आप एक बालक बालिका को घर पर आज के समय में कर सकते हैं, उससे सैकड़ों गुना अधिक विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में एक गुरुकुल में हो रहा है, हो पाता है। और उसका कारण है गुरुकुल। ये नाम ही एक ऐसा है जो आपको चिंताओं से मुक्त करने में बड़ा सहयोग करता है। गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु का कुल। गुरु का कुल मतलब गुरु का परिवार, जहां के सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता सब कुछ किस पर निर्भर करती है? बोलो जी, गुरु पर, अर्थात आचार्य पर, आचार्य पर। और तब हमें याद आता है 1998 का वो वर्ष, जब हम कागजों पर लिखते थे और फिर फाड़ देते थे, योजनाएं बनती थी और फिर बदल जाती थी। गुरुकुल का नाम ही लिखने में 10-12 कागज नष्ट हो गए होंगे। क्या नाम रखा जाए, कैसे बनाया जाए? बड़ा उत्साह था उस समय कि हम तो कुछ ही वर्षों में ना जाने क्या कर देंगे। लेकिन ये समाज और ये चारों तरफ की परिस्थिति कि जब हमने सांगो पांग वेद विद्यापीठ ये नाम निश्चित किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुछ युवाओं को लेकर के सुदूर हिमालय की पहाड़ी पर हमारे ही गांव में गुरुकुल चलाना प्रारंभ किया। वहां से हिमाचल, वहां से रेवाड़ी और वहां से टटेसर दिल्ली। और ये करनाल का ये शहर बड़ा सौभाग्यशाली है कि जब हम हिमाचल में थे तब से इस शहर के लोगों ने और उसमें आर्य लोकनाथ जी ने, आर्य लाजपत जी ने, सुंदरनगर इन लोगों ने सहायता भेजनी प्रारंभ की थी। इसलिए जब यहां गुरुकुल खुल रहा है तो हम बड़े आश्वस्त हैं कि इस गुरुकुल को कुछ देना लेना, बोलो जी, नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये करनाल जनपद, ये करनाल शहर ऐसा शहर है। मैं ऋषिकेश में एक बार गया, एक निर्मल हॉस्पिटल है और आप जानते होंगे निर्मल कुटी कहाँ है? करनाल में। और निर्मल हॉस्पिटल कहाँ है? ऋषिकेश में। और उस हॉस्पिटल में कमरे बने हुए एक तरफ से दूसरे तरफ तक। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा ठीक ठाक हॉस्पिटल है। लेकिन जितने रूम वहां बने हुए हैं वो सब बनाने वाले कहाँ के निवासी हैं? बोलो बोलो, डर क्यों रहे हो? सारे करनाल के ज्यादातर निवासी, 99% वहां जो दानदाता है वो करनाल के निवासी। आज भी जो गुरुकुल आर्य समाज के चल रहे हैं उनमें करनाल से दान जाता है। तो करनाल के गुरुकुल में बाहर से दान आना पड़े या लाना पड़े, मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और फिर आर्य जी ने कहा, पंडित लोकनाथ जी कह रहे थे कि यही स्थान, और आर्य निर्मात्री सभा का पहला प्रशिक्षण सत्र कहां लगा? इसी स्थान में। इसलिए भी ये शहर सौभाग्यशाली है कि जिस आर्य निर्माण के बल पर आज आर्य समाज जिंदा है। भूल जाओ आप उनको, जो ये प्रतिनिधि सभाएं, ये सार्वदेशिक सभाएं हैं, कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल। आपको साफ साफ बता दूं, जुगाड़ से कार्यक्रम चल रहा है। गुरुकुल आर्य समाज में आते हैं, यज्ञ करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन घर जाते हैं तो उन्हीं में से बहुत सारे लोग पूजा में सम्मिलित होते हैं, आरती उतारने में सम्मिलित होते हैं। और इससे आगे मैं कहूंगा नहीं कि उनका खान पान क्या है, उनका रहन सहन क्या है,
उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, संकेत से समझ लीजिए। लेकिन आज आप सौभाग्यशाली हैं और हमारा ये गुरुकुल भी सौभाग्यशाली है और आप सबका ये पुरुषार्थ सौभाग्यशाली है कि यहां जिन बालिकाओं ने प्रवेश लिया है ये सब किसकी बालिकाएं हैं? हमारी मतलब आर्य महासंघ की। ये प्रशिक्षित आर्यों की बालिकाएं हैं। मैं अनेक कन्या गुरुकुलों में गया हूं, मैंने पता किया, पूछा बालिकाओं से माता पिता क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा जी वो तो सच्चा सौदा में जाते हैं, राधा स्वामी में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं गुरुकुल में, ठीक है। लेकिन उन गुरुकुलों में आर्य माता पिता के पुत्र पुत्री कितने पढ़ते हैं? बड़ी समस्या है, बहुत थोड़े हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत थोड़े। उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो बालिकाओं को तो पढ़ा रहे हैं, स्वयं भी आर्य समाजी हैं, लेकिन सिद्धांत से कोसों दूर है। रूढ़िवाद है, आर्य समाजी अपने को मान लिया। जैसा अभी आपने एक इंटरव्यू शायद आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने देखा था, हरियाणा का एक बड़ा प्रसिद्ध शराबी नेता है, जानते हो क्या कहता है? इंटरव्यू देते समय कहता, देखो भाई मैं तो आर्य समाजी हूं। मैंने कहा सत्यानाश, ना कहता तो अच्छा था, क्यों एडवर्टाइज कर रहा है? लोग सोचेंगे ऐसे ही होते होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग क्यों कहते हैं और उनको कहने की हिम्मत कहां से आई? क्योंकि आर्य समाज कमजोर है। अगर आर्य समाज सशक्त होता तो जीवा से नाम निकलना मुश्किल हो जाता कि अगर कहूंगा तो कल मेरी स्थिति क्या होगी। लोग ले जाएंगे, बिठाकर हवन करवाएंगे, जनेऊ पहनाएंगे और कह देंगे आज से तूने बदमाशी की तो फिर तेरा इलाज हम करेंगे। ये होना चाहिए कि कोई भी व्यभिचारी, दुर्विचारी, दुर्व्यसनी व्यक्ति ये न कह सके कि मैं भी आर्य समाजी हूं। कोई भी कह देता है, आलतू फालतू, न संस्कार, न सिद्धांत, न विद्या, न विवेक। अरे सामान्य मनुष्य से भी गया गुजरा और वो कह देता मैं तो आर्य समाजी मानता हूं अपने को। तो यहां ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जितनी बालिकाएं यहां प्रवेश पाई हैं, जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होकर के जिन्होंने यहां प्रवेश लिया है, वे सब बालिकाएं आर्य परिवारों की हैं और आर्य परिवारों में अधिकांश उन आर्य परिवारों की हैं जो संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर के अपनी सक्रिय भूमिका निर्वहन करते हैं। ये एक बड़ा सौभाग्य का सूचक है और इसलिए भी सौभाग्य का सूचक है कि आपने सिर्फ गुरुकुल नहीं खोला है। आपका जो ये गुरुकुल है ये आर्या गुरुकुल महाविद्यालय है और यहां वर्तमान में उपदेशिका कक्षा चलती है, सिद्धांत अलंकार की कक्षा चलती है, यहां प्रवक्ता की कक्षा चलती है, प्रवक्त्री की, यहां पुरोहिताओं की कक्षा चल रही है और यहाँ भविष्य की आचार्यों की कक्षाएं चलती हैं, यहाँ भजनोपदेशिकाओं की कक्षा चलती है। एक मिशन मोड में, एक लक्ष्य के साथ, एक निश्चित उद्देश्य के साथ ये सारा गुरुकुल महाविद्यालय कार्य कर रहा है। उस बड़े गुरुकुल महाविद्यालय का एक विभाग है जिसका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं और वो विभाग है आर्ष कन्या गुरुकुल। यह भी एक सांगोपांग वेद विद्या का गुरुकुल बनेगा, ऐसा हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे और आप सबको इसके प्रति विश्वास करना चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए हम गुरुकुल के भीतर जब आते हैं, देखिए बाहर से ये काम बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार घटने वाला, ऐसा लगता है जैसे हम ऋषि मुनियों के जमाने में पहुंच गए हैं। लेकिन
लेकिन जब गुरुकुल की कठिनाइयां, गुरुकुल की परिस्थितियां भीतर से व्यक्ति देखता है, तब उसे पता चलता है कि ये काम सरल, और निर्माण का काम सरल कब हुआ जी? किस समय में हुआ? किस जमाने में हुआ? करोड़ों वर्षों तक हम चक्रवर्ती सम्राट रहे, करोड़ों वर्षों तक हमारे पूर्वज अजेय अपराजेय रहे, गुरुकुलों में करोड़ों लोग पढ़े होंगे, लेकिन उनमें सफलता का शीर्ष कितनों ने छुआ है? अगर आप मोटा मोटी याद करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आगे बोलो, धर्म संस्थापक श्री कृष्ण, धर्म की तरफ से लड़ने वाले 5 पांडव, उनमें से भी एक जुआ खेल बैठा था। सबने नहीं खेला था, ये ध्यान रखिएगा, एक ने खेला था, बाकी तो रोक रहे थे, नहीं रुका। और ध्यान रखिएगा, वो दूसरी तरफ वाले भी गुरुकुल नहीं पढ़े थे और उसी गुरु के पास पढ़े थे, लेकिन लक्ष्य साफ नहीं था, इच्छाएं साफ नहीं थी। और गुरुकुल में सबसे बड़ा, गुरुकुल विद्या के साथ एक जुड़ा होता है संस्कार। शिक्षा तो वही द्रोणाचार्य देते थे, लेकिन संस्कार, बोलो जी, मामा शकुनी देते थे। और कितने ही बड़े आचार्य हों, अगर किसी घर में एक मामा शकुनी हो जाए तो आचार्य की सारी विद्या धरी रह जाए। ये मामा ही हो जरूरी नहीं है, ये माता भी हो सकती है, ये पिता भी हो सकता है, ये दादा भी हो सकता है। मुझे याद है मेरे गुरुकुल में 2 बच्चे भर्ती करने के लिए पिता आया, उसने बच्चे भर्ती किए, इतनी जोर से रोते थे कि बस स्टैंड तक सुनाई देता था, फिर भी वो पढ़ाने के लिए तैयार था। लेकिन एक दिन उसका सुल्फा पीने वाला बाप अपना थैला उठाकर घर से निकला, बोले रेल के तले कट जाऊंगा अगर मेरे बच्चे वापस नहीं लाया। फिर भी उसने कहा कट जा बाप, देखी जाएगी, आज तक तूने हमें परेशान रखा, अब बच्चों को मैं बर्बाद नहीं करूंगा। देखो यहां तक नौबत आ गई। लेकिन सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, हंगामा हो गया, और अंत में वो बच्चे हंसने लगे और बाप रोने लग गया, और रोते रोते उन बच्चों को घर ले गया। तो यार शकुनी कौन सिद्ध हुआ? दादा। तो पता नहीं कौन हो जाए। याद रखिए, जब आपने एक निर्णय लिया है परिवार ने कि गुरुकुल में पढ़ाना है, तो ऐसे नकारात्मक लोगों से मिलने मिलाने से बचिए, चाहे वो हमारे सगे क्यों ना हो। ठीक है, सगे हैं, कार्यों में, उत्सवों में, सुख में, दुख में मिले मिलाए, लेकिन बच्चों को उनसे दूर रखिए, क्योंकि एक नकारात्मक वृत्ति आपकी सारी मेहनत पर क्या कर देगी? पानी फेर देगी। मैं स्वयं गुरुकुल में पढ़ा हूं, गुरुकुल पढ़ने के लिए निकला तो प्रिंसिपल ने हमारे पिताजी को, जो वहां अध्यापक थे, अपने घर बुला लिया, 1 घंटे तक मीटिंग की, वामपंथी थे, और ये समझाया कि वेद और वेद का जमाना अब नहीं है, क्यों लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और ऐसा कहने वाले घर भी थे, बाहर भी थे, चारों तरफ थे। लेकिन ठीक है, समय आगे बढ़ता गया, कठिनाइयां कम होती गई और हम लोग आगे निकल गए। पिताजी का दृढ़ निश्चय था, आज इनके प्रति आप सबका दृढ़ निश्चय है, और जितने ज्यादा लोग इसमें निश्चय करने वाले होते हैं, उतने बालक बालिका सफल होते हैं। और जब वहां कोई खींचने वाला होता है तो वहां असफलता का बीज पहले ही पड़ जाता है। तो जो अभिभावक यहां आए हुए हैं वो ध्यान रखें कि जिसकी नकारात्मक वृत्ति है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो आपका भतीजा है, चाहे वो आपका बड़ा है, चाहे आपका छोटा है, उससे बालक और बालिकाओं को क्या करना है? दूर रखना है, अर्थात इनको सुरक्षित रखना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने गुरुकुल में भर्ती कर दिया, इतने मार्क्स से आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो गई, बल्कि जब भी वो घर आए तो संध्या, स्वाध्याय,
उसकी दिनचर्या बची रहे। क्योंकि मैं प्रायः पता करता हूं, जब बालक घर जाते हैं 1 महीने बाद आते हैं, कितने दिन संध्या की? बोले जब गया था तो 5 दिन तक तो लगातार की, 6ठे दिन एक टाइम की, 7वें दिन एक टाइम की, 10वें 12वें दिन तक चलती रही। उसके बाद अध्याय बंद। क्योंकि माता पिता करते नहीं घर में, लेकिन आप लोग करते हैं, ये इनका सौभाग्य है। जो वातावरण गुरुकुल में वही वातावरण घर में, जो वातावरण घर में वही वातावरण गुरुकुल में। जब ये एक रस होगा तो बोलो संभावना, सफलता की संभावना घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्योंकि जो बाहर वो भीतर, जो भीतर वो बाहर, तो संभावनाएं बढ़ेंगी, और संभावनाएं बढ़ेंगी तो उसका लाभ हम सबको प्राप्त होगा। गुरुकुल चलाना कठिन नहीं आज के समय में, लेकिन यदि मात्र रोजी रोटी के लिए जिस प्रकार वर्तमान में चल रहा है तो थोड़ा सरल है। लेकिन आप जिस उद्देश्य को लेके चले हो कि हमें ऐसी विदुषियां बनानी है जो आर्यावर्त के लक्ष्य के साथ चले, आर्यावर्त के लक्ष्य को आगे रख करके चले, तो कठिनाई और अधिक हो जाती है। ठीक है कि आधुनिक भी पढ़ेंगी, ये आर्ष विद्या भी पढ़ेंगी, लेकिन उस सबसे कठिन है कि ये आर्यावर्त का लक्ष्य लेकर के चलेंगी, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यह गुरुकुल ऐतिहासिक अवसर है कि आप जिस गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं वो सिर्फ कैरियर बनाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ भविष्य में नोट कमाने के लिए लक्ष्य रख करके नहीं है, वो एक निश्चित लक्ष्य के लिए है। और वो लक्ष्य क्या है? बोलो जी, आर्यावर्त। वो लक्ष्य क्या है? आर्य। वो लक्ष्य क्या है? आर्या। वो लक्ष्य क्या है? आर्य समाज। और वो लक्ष्य क्या है? आर्यावर्त। और ये सबसे बड़ी विशेषता की बात। तो आइए हम सब लोग इस लक्ष्य को बनाए रखने में, इसको इन बालिकाओं के भीतर आत्मसात करवाने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। और इसलिए जब भी आप गुरुकुल में आए, आगे बोलो, कुछ देकर जाए। जब भी आप गुरुकुल में आए, आगे बोलो, कुछ न कुछ देकर जाए। खाली हाथ कभी ना आए, पहला सूत्र है। क्या जी? खाली हाथ। और अभिभावकों के लिए सूत्र है, सिर्फ अपनी बेटी के लेकर के ना आए। मैं अपने गुरुकुल में भी देखता हूं, अब थोड़ा थोड़ा हमने बदला है। हमने कहा अपने लिए ला रहे हो तो सबके लिए लाओ, और इस काम को आप 1 वर्ष तक तो बड़े आराम से कर सकते हो। क्यों? हाँ, क्योंकि संख्या 20 ही तो है, तो 2 दर्जन केले। सही है, कितने में हो जाएगा ना? हाँ जी। और 2 दर्जन तो 4 दर्जन, और केला 2 से कम तो देना भी नहीं चाहिए। और जो भी फल है, और सबसे बढ़िया जो गांव के लोग हैं लगभग पशु पालते ही, तो शीत की डोली, दूध की डोली, दूध की डोली, घी की डोली, घी का डिब्बा। नहीं, देखो सही ये है, आवश्यक है, बिल्कुल और ये हवाई बात नहीं, ये प्रायोगिक है। ऐसे ही चलेगा। आप कहोगे जी कल आप भी आए हो गुरुकुल में, आप क्या लेके आए? प्रश्न उठ सकता है, स्वाभाविक बात है। हम 8000 की पुस्तकें लेके आए। वेरी गुड। मुझे फल भी लेके आने चाहिए थे, लेकिन वो मैं भूल गया, क्योंकि मैं कई जगह इधर उधर होता रहा कार्यक्रम में, कहीं फंस भी गया जाम वाम में, तो वो भूल हुई। उसका आज परिमार्जन कर देंगे। लेकिन 8000 की पुस्तकें लेके आया हूं, अपनी तरफ से नहीं लाया हूं। सांगोपांग वेद विद्यापीठ जो हमारा पहला गुरुकुल है, उसकी तरफ से लेकर के आया हूं। वेरी गुड। और आर्य महासंघ भी देख रहा है कि जब निर्मात्री सभा के
सीधा पकड़ा दिया तो हम तो चेकबुक ही नहीं लाए हैं, रखते भी नहीं है, लेकिन हम 1 लाख रुपए की सहायता की और जब भी गुरुकुल कहेगा कि ये आवश्यकता हमें है तो आर्य महासंघ अपना सबसे पहला उत्तरदायित्व समझते हुए उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहेगा। किसी भी प्रकार की बाधा यहां, किसी भी प्रकार की न्यूनता यहां नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम सब लोग जब भी करनाल आए तो गुरुकुल अवश्य आए, आचार्य जी से पूछें, हाँ बातचीत संक्षिप्त और काम की बात करें। क्यों जी? सीधे सीधे गुरुकुल में क्या चाहिए और गुरुकुल में क्या आवश्यकता है। और एक और बात है कि गुरुकुल में रहने वाली लड़कियां बीमार हो जाए। एक छोटा सा तथ्य सुना दूं। एक बार मैं कुछ ब्रह्मचारियों को लेकर के एक गांव में गया गेहूं मांगने। तो जानते हो गांव वालों ने क्या कहा? कैसे ब्रह्मचारी ले रहे हो जी, बोते बोते से ना खाते ना कट्टा उठा पाते। उसके अगले साल गया तो बीच में 1 साल में नहीं गया था बादली गांव में। तो उस बादली का एक विधायक, आपने भी नाम सुना होगा, नरेश शर्मा। तो उसके पिताजी आर्य समाज के प्रधान थे। तो जानते हो क्या सुना? बोले जी पिछले साल एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी 4 आए थे, पूरा कट्टा उठा लेते थे एक ही झटके में, लेकिन जी जब खाना खाने बैठे तो पूरा परिवार का खाना खा गए। अच्छा, ये बड़ी विचित्र बात है समाज में। खाए तो समस्या और ना खाए तो समस्या। तो यहाँ आकर के जो माता पिता ये मत पूछना हमारी बच्ची अभी कमजोर क्यों है। अरे भैया, कमजोर भी कभी ताकतवर हो जाता है और ताकतवर भी समय पाने में कमजोर हो जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। अपने अपने शरीर की प्रकृति है, अपना अपना खान पान है। कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, ये चलता रहता है। घर में भी चलता है, यहाँ भी चलेगा। यहाँ कोई मंत्र थोड़ी है कि एक ही दिन में एकदम तंदुरुस्त। तो इन सब चीजों को भी समझिए। और यदि कोई रुग्ण हो जाए, जो मैं मुख्य बात कहना चाह रहा था, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बोले गुरुकुल में जी बीमारी का क्या काम? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिता दशरथ थे, क्यों मर गए? बोलो जी, पुत्र वियोग में। और पुत्र वियोग क्या है? व्याधि, बीमारी तो है, मनोरोग हो गया उनको कि पुत्र वन को चला गया 14 वर्ष के लिए, मर गए वो उसी पश्चाताप में। तो आप लोग उससे पहले क्या उन्होंने पुत्र नहीं भेजे थे? भेजे थे, विश्वामित्र जी के साथ भेजे थे, वशिष्ठ जी के साथ भेजे थे, गुरुकुल में भी भेजे थे, पढ़ाए लिखाए थे, लेकिन अंतिम वार नहीं झेल पाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गुरुकुल में भी बच्चे बीमार हो सकते हैं भाई, कोई अजूबा थोड़ा ही है। शरीरम व्याधि मंदिरम। तो उस समय में जिस भी हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिले और उसके सहयोग की आवश्यकता गुरुकुल को अनुभव हो, बोलो क्या करना है? पहुंच जाना। आपातकालीन दौड़ सीधा गुरुकुल पहुंचना और ठीक ठीक चिकित्सा में सहयोग करना, क्योंकि आवश्यकता पड़ सकती है। बालिकाओं का गुरुकुल है, बालकों के गुरुकुल में वो थोड़ा कम पड़ती है, लेकिन बालिकाओं के गुरुकुल में ज्यादा पड़ सकती है। अब आचार्य जी हैं, मान लो कि और सहयोगी आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको फोन किया, आपने कहा जी मैं तो फला काम में व्यस्त हूँ, तो समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए इसको जो करनाल के लोग हैं वो गांठ बांध करके रख ले कि उस समय कोई ननूनच नहीं, तुरंत उपचार के लिए जितनी आपका सहयोग हो सकता है वो तुरंत करना है, और नहीं हो सकता करके करना है आवश्यक, तभी गुरुकुल प्रगति करेगा।
जब उनको दिखाई देगा कि चारों तरफ हमारे सहयोगी हैं, हमारा साथ देने वाले लोग हैं, तो उनका मनोबल बढ़ा रहेगा और बड़े मनोबल से ही वो पढ़ाई लिखाई करेंगी। तो एक तो पहला हो गया क्या, खाली हाथ नहीं आना है। दूसरा हो गया आपातकाल में हर परिस्थिति में सहयोग करना ही करना है। भले ही आपने किसी से उधार लिया, बाद में हम सब लोग मिलकर उधार चुकता करवा देंगे, लेकिन करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और तीसरा है कि आर्थिक सहयोग की आवश्यकता गुरुकुल को पड़ती ही रहती है। इसलिए जहां से भी आपको देखो, ड्रग्स का व्यापार करने वाले, मांस का व्यापार करने वाले और इस प्रकार के अनैतिक व्यापार करने वालों को छोड़ करके उनका पैसा तो जी लाना मत कहीं से, नहीं तो बनी बनाई इमारत ध्वस्त होने में समय नहीं लगेगा, उनका तो लाना मत। लेकिन जो ठीक मार्ग से, ठीक प्रकार से अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनमें से किसी से मांग आवश्यकता पड़े तो मांगने में संकोच करना मत। वैसे हम सब लोग मिल करके जब कार्य कर रहे हैं तो हम ही सब लोग पूरा कर सकते हैं, लेकिन कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो ठीक ठीक काम करने वालों से मांग ले। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से कभी ना मांगे जो अधर्म के मार्ग से चल करके धन अर्जित करते हैं। उनका धन इस गुरुकुल में लगने के लिए नहीं है, उनका धन तो सरकारी गौशालाओं में लगे, वही ठीक है, लगना चाहिए, वहां लग जाए, क्योंकि वहां वो गाय है और यहाँ विद्या है, यहाँ यज्ञ है, यहाँ गुरुकुल है, यहाँ सब कुछ क्या चाहिए, बोलो जी, शुद्ध और पवित्र चाहिए। इसलिए घी भी जो लोग लेकर के आए, वो कौन सा घी लेकर के आए, शुद्ध देशी घी, 100% नहीं, अपने घर में बना हुआ शुद्ध घी, वो गाय का भी हो, और अगर गाय नहीं है तो भैंस का भी हो। आजकल कुछ लोग ऐसे गोवादी, गो भक्त बन गए हैं, वो कहते हैं घी तो सिर्फ दुनिया में गाय का है, बाकी तो सब बीमारी की जड़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि गाय का घी आप बनाते हैं तो आप स्तुत्य है, श्लाघनीय है, लेकिन यदि आप भैंस का भी ठीक ठीक घी बनाकर लाते हैं तो भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। और अभी 20 छात्राओं का प्रवेश हुआ इस वर्ष, और अगले वर्ष क्या होगा, लगभग 20 का और होगा। अच्छा, अभी आपके पास भवन की कोई कमी है क्या, बोलो जी, आवाज ही नहीं आ रही है। और अगले वर्ष फिर क्या करेंगे, बोले जी हम तो करनाल वाले हैं, चुटकी बजाएंगे और बिल्डिंग खड़ी, जगह देखते तो बनाना शुरू करता क्या। ये सब आपने सोचना है, आपने समझना है। मैं सिर्फ संकेत करके आगे बढ़ जाता हूं। आगे आपको छात्रावास चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, इसलिए क्या करना है, कैसे योजना बनानी है, ये अभी से आपको सोचना होगा। चुटकी बजाते कोई काम होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से आप सबका उत्तरदायित्व है, आप इसको पूरा करें, क्योंकि आप सिर्फ गुरुकुल चलाने के लिए नहीं आए, आप एक निश्चित मिशन के लिए गुरुकुल चलाने आए हैं, एक निश्चित लक्ष्य के लिए गुरुकुल चलाने आए हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरुकुल चलाने आए हैं। और आर्य समाज में इतिहास में ये पहली बार है कि जब संगठन एक धारा में चल रहा है, एक लक्ष्य के लिए चल रहा है, एक साथ योजना बना करके चल रहा है, वरना सभाएं तो 6-6 साल तक योजनाएं नहीं बनाती मिलकर के, धक्के में काम चल रहा है। लेकिन आप सब योजनाबद्ध हैं, निश्चित उद्देश्य के लिए है, निश्चित आपका लक्ष्य बना हुआ है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मार्गों का भी लगभग निश्चितीकरण हो चुका है। और उसमें एक छोटा सा उपक्रम है हमारा,
आर्ष कन्या गुरुकुल, इसलिए इसको भी भली भांति जैसे संगठन के प्रकल्प चलते हैं उसी प्रकार से इसको भी सभी प्रकार का सहयोग देते हुए हम सब आगे बढ़ाएंगे और आने वाले वर्षों में ये कन्याएं शास्त्र का, वेद का, ग्रंथों का बहुत भली भांति से हमारे समाज में प्रतिस्थापना करेंगी और आर्यों का जो समाज है और आर्यों का जो देश है उसकी तरफ इस देश की भावी पीढ़ी को बढ़ाएंगी। हम आज शुभकामनाएं देते हैं 1,96,8,53,125वें वर्ष में 5,125वें युगाब्द में कि हमारा यह जो आज का संकल्प है यह सफल हो, फलीभूत हो और हम राष्ट्र को आने वाले समय में वो बालिकाएं, वो नारियां दे सके जो राष्ट्र की धरोहर बन करके और भावी पीढ़ियों का निर्माण अपने सामने कर सके और हम जो कुछ कर पा रहे हैं इससे भी सैकड़ों गुना आगे बढ़ करके कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को और इन छोटी छोटी बालिकाओं को जो भविष्य की आशाएं हैं हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और अपने वैयक्तिक रूप से 11,000 रुपए का भी सहयोग इस गुरुकुल के लिए प्रदान करने